जय हिंद बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज आपका एसबीटीएस का पेपर हुआ और एसबीटीएस के पेपर डिस्कशन में केमिस्ट्री का पोर्शन लेकर हम लोग आपके सामने हैं। फर्स्ट 23 क्वेश्चंस बेटा मैं डिस्कस करूंगा और अगले 22 क्वेश्चंस रिस्पेक्टेड कोमल मैम डिस्कस करेंगी। तो आइए अपने पेपर डिस्कशन को शुरू करते हैं रिस्पेक्टेड सिंह सर की मुहिम के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। आप सब जानते हैं इस मुहिम के तहत पेपर डिस्कशन हर पेपर के बाद रैपिड फायर हो रहे हैं, जिससे आपको काफ़ी लाभ होता है और पेपर के बाद जो पेपर डिस्कशन होता है उसमें आपको गलतियां पता चल जाती हैं और अपनी गलतियां को सुधारने का जो एक मौका मिलता है उससे आपको काफ़ी लाभ होता होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पेपर डिस्कशन को। और सबसे पहला सवाल आपसे कहता है कि जो ऑफिशियल आयुपैक नेम है एटॉमिक नंबर 110 का वो क्या है। तो ऑफिशियल नेम अगर 110 का होता है तो वो डाम स्टेडियम है, हम सब लोग जानते हैं। 110 इसका नाम होता है। रॉन्जेनियम बेटा 111 होता है। ये पेपर में नीट में पूछा जा चुका है एक बार, सब लोग जानते भी होंगे। कॉपरनीशियम 112 होता है ना, CO। कॉपरनीशियम 112 होता है। फ्लेरोवियम 114 होता है। तो यहां पर 110 आपसे पूछा था, तो ये 110 डाम स्टेडियम पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो इसके आयुपैक नेम भी पूछे जाते हैं। तो आयुपैक नेम आप आराम से निकाल ही लोगे, जैसे 110 का निकालना है तो अन नीलियम और सिंबल हो गया UUN। सिंबल क्या हो गया UUN। तो इस तरह से आप ऑफिशियल नेम भी निकाल लेते हो और ऑफिशियल नेम तो आपको याद होते हैं और इस तरह से आप जो है आयुपैक नेम भी सबके निकाल सकते हो। जैसे 114 है तो अन क्वाड और आखिरी में EM है ना, इस तरह से निकालते हैं। खैर इन्होंने ऑफिशियल नेम पूछा है तो ऑफिशियल नेम 110 का डाम स्टेडियम होगा। यहां पर ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो पहला हो गया है। इसके बाद आगे चल रहे हैं। ये देखिए आया कहां से, तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत ज्यादा स्टार बना लीजिए, इससे सवाल आना ही आना है, 100% आना है। और आप देख सकते हो 110 एटॉमिक नंबर, डाम स्टेडियम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जरूरी था एक और आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47, यूजिंग द पीरियोडिक टेबल प्रिडिक्ट द फार्मूला ऑफ कंपाउंड विच माइट फॉर्म बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट एल्युमिनियम एंड सल्फर। तो एल्युमिनियम और सल्फर के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये हम बात कर रहे हैं ग्रुप 13 में, ये आ रहा है एल्युमिनियम हमारा, और ग्रुप 16 में हमारा आ रहा है सल्फर। तो ये इसके लिए +3 हो जाएगा और सल्फर के लिए 2- क्योंकि ग्रुप 16 है। अब यहाँ पे क्रिस क्रॉस करके हम लोग सीधे सीधे इसका जो है ये Al2S3 इसका सल्फाइड का फार्मूला हमें मिल जाएगा। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इजीली हम लोग इसके लिए रिप्रेजेंटेशन और फार्मूला मेकिंग करते हैं, सब लोग इसके बारे में जानते हैं। तो देख लीजिए कौन सा फार्मूला है। Al2S3 यहाँ पर दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। ऐसे कई बार फार्मूले वगैरह पूछे जाते हैं और इसकी फार्मूला मेकिंग जो है वो वैलेंसी से हम लोग करते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। और ये देखिए ये आपको दिया हुआ है, ये देखिए दिया हुआ है सिलिकॉन एंड ब्रोमीन का SiBr4 बन गया। एल्युमिनियम और सल्फर का दिया हुआ। एल्युमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 13 विद वैलेंस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। आप सब लोग जानते हो इसको भाई। अगर हम लोग एल्युमिनियम को लिखते हैं तो अगर हम ये लिख रहे हैं कि 283 हो गया मेरे पास में, ठीक है ना, और सल्फर है, ये हम सल्फर को जानते हैं, तो 286 हो गया। ऑक्टेट के लिए 2 चाहिए होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम ये देख रहे हैं इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए यहां पर आ रहा है 2 वैलेंसी के लिए, और तो अब जो फार्मूला होगा वो क्रिस क्रॉस से आ जाएगा, जैसे अभी हमने आपको ये बताया हुआ है। ठीक है ना, तो ये +3 हो गया, ये 2- हो गया, क्रिस क्रॉस से Al2S3 फार्मूला हमारा बन गया। ठीक है,
और ये रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोगों ने जैसे बताया, आप इससे भी कर सकते हो कि एल्युमिनियम जो है ये 1s2 2s2 2p6 है ना, 3s2 3p1 है। तो देखो यहाँ पे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3 है। और सल्फर के लिए भी कर सकते थे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3p4। तो यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं। तो 8 - 6 कर देंगे, कितने बचेंगे, 2 ही तो ये बचे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कह रहा था टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। देखिए हम एक बात जानते हैं कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। हम सब लोग ये बात जानते हैं, कैसी होती है, एसिडिक इन नेचर होती है। ये बात हम लोग जानते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होती है, एसिडिक इन नेचर होती है। ठीक है, एक्सेप्ट N2O NO CO H2O, ये न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है बेटा, इनको छोड़ के जो भी हैं वो सब क्या होंगे, एसिडिक होंगे। तो जो NO है बेटा वो न्यूट्रल है, N2O न्यूट्रल है, B2O3 इसको छोड़ के है तो एसिडिक है, N2O5 इनको छोड़ के है तो एसिडिक है, CO न्यूट्रल है, SO3 इनको छोड़ के है तो एसिडिक है, P4O10 एसिडिक है। तो ए कितने हो गए यहाँ पे, एसिडिक हो गए 4 बेटा। सेकंड आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 ऑक्साइड्स ऐसी हैं यहाँ पर जो बेटा एसिडिक हैं, देख लीजिए ध्यान से। 4 ऑक्साइड्स ऐसी हैं जो एसिडिक हैं, देखिए ध्यान से। ठीक है ना, आगे चलें, चलिए अब यहां पे देखिए, अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं तो पीरियोडिक ट्रेंड्स इन, ये रिप्रेजेंटेशन है ऑक्साइड्स ऑफ नेचर के बारे में दिया हुआ है। हमने बोला जो न्यूट्रल ऑक्साइड है CO NO N2O, वो देखो न्यूट्रल है लिखी हुई है। याद रखिएगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होती हैं, इनको छोड़कर। ठीक है, चलिए O2- एंड Mg2+ जो है आयनिक रेडियाई उनकी जो है वो सेम है। तो ये बात बिल्कुल गलत है बेटा। अगर हम देखते हैं Mg2+ को, अगर हम देखते हैं O2- को, तो दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं ये। कैसी स्पीसीज हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। कैसी स्पीसीज हैं बेटा ये, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, है ना। तो अब इनमें जो साइज होगा, साइज बेटा O2- का ज्यादा हो जाएगा Mg2+ से। ठीक, तो ये तो गलत हो गया। बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो ये तो सही है। असर्शन गलत है बेटा, लेकिन रीजन सही है। असर्शन गलत है, रीजन सही है। असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। सो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर 3 फॉर क्वेश्चन नंबर 49। प्लीज देख लीजिए। ठीक है, सिंपल सवाल था और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का आपको पेज नंबर 87 में दिया हुआ है, पेज नंबर 87 में। ठीक है बेटा, चलिए correct statement in the given will be in an isoelectronic species the number of cell will also be same। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए बेटा। अब जैसे O2- अभी आपने लिया था, N3- है, Na+ है, तो Mg2+ है, सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2,8 ही तो लिखेंगे, तो 2 सेल हो जाएंगी यहां पर, है ना। तो नंबर ऑफ सेल भी क्या हो गई, सेम हो गई। ठीक बात है। एज निगेटिव चार्ज ऑन एनायन डिक्रीजेस, निगेटिव चार्ज ऑन एनायन डिक्रीजेस, जैसे मेरे पास ऐसे समझो O- है और O2- है, या एक मिनट, O2- है और ये घट गया, वो माइनस हो गया, रेडियाई डिक्रीजेस, रेडियाई डिक्रीज करती है, ये बात भी सही है। O2- का साइज जो है वो O- से ज्यादा होगा, तो ये बात भी बिल्कुल सही हो रही है। ठीक है बेटा, देख लीजिए ध्यान से, आ गया समझ में। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, इफ नंबर ऑफ शेल अराउंड द न्यूक्लियस इज सेम देन स्पीसीज मस्ट बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कोई जरूरी थोड़ी नहीं है, अगर आपसे नंबर ऑफ सेल सेम कह रहा है तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, कोई जरूरी थोड़ी नहीं है। फ्लोरीन है वो है क्या 2,7, ऑक्सीजन है वो है 2,6, है ना। तो
नंबर ऑफ सेल का क्या रोल पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ा, सेल तो सेम थी, लेकिन क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक थे? नहीं, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बेटा, और इसमें ऑक्सीजन में जो है वो 8 है, ठीक। तो ये जरूरी नहीं होता है। हाँ, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो नंबर ऑफ सेल जो है वो सेम हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो बेटा ए और बी बिल्कुल सही है, पहला आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। क्वेश्चन नंबर 50 का पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में? चलिए अब देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में दिया है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और देख लीजिए यही एग्जांपल अभी मैंने आपको दिया है, पेज नंबर 87 का जिक्र हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। आइए, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, हम जानते हैं इधर मेटल्स हैं, इधर मोस्टली नॉन मेटल्स हैं, है ना, मेटल भी हैं, और यहां पे तो ऑल मेटल्स हैं, ठीक। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर बेटा मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है मेरे भाई? डिक्रीज हो रहा है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे ये देखने वाली बात है, सबसे पहले देखो ग्रुप 1 का कौन है? Na है, इसके बाद Mg आ गया, इसके ऊपर बेरिलियम होता है, सेकेंड ग्रुप के ये दोनों हो गए, ठीक है। Al है नहीं, इसके बाद सिलिकॉन आ गया, इसके बाद फास्फोरस आ गया। तो हमसे पूछा गया मेटेलिक कैरेक्टर, तो सबसे ज्यादा मेटेलिक अगर होगा कोई तो वो क्या होगा बताइए मुझे? सोडियम होगा। फिर उसके बाद ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ता है तो मैग्नीशियम होगा, फिर बेरिलियम होगा, फिर सिलिकॉन, और फिर फास्फोरस। तो फास्फोरस देखो दो में सबसे कम पे है, तो या तो ये या तो ये। अब सबसे ज्यादा सोडियम है ना, दूसरे नंबर पे मैग्नीशियम, तीसरे नंबर पे बेरिलियम होना चाहिए। तो पहला जो है बेटा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट आंसर विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। और देखिए ये कहां से लिया गया है, आपको दिखाना चाह रहा हूं पीरियोडिक ट्रेंड्स में आपको। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, ये इसका क्या है आंसर? इसका पहला आंसर है बेटा, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीएनजी प्रीवियस नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन, फिर n-2f 1 से लेके 14, n-1 d 0 से 1 और ns2 होता है बेटा, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है ये। तो देख लीजिए कौन सा आंसर मैच हो रहा है? सेकंड आंसर मैच हो रहा है, सेकंड आंसर मैच हो रहा है बेटा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में दो रोज होती हैं बॉटम की, एक होती है लेंथेनॉइड, एक होती है एक्टिनॉइड, ठीक है ना। और देखिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है आपको, ठीक है, पेज नंबर 84 में है, याद रखिएगा, इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड, अभी देखो हम लोगों ने लिखा था मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है इन अ पीरियड, बिल्कुल ठीक बात है, अभी हमने आपसे बात करी थी, याद करिए। ये टेबल है, तो इधर जाने पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और मेटेलिक कैरेक्टर भैया डिक्रीज होगा। ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो बिल्कुल सही है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिल्कुल सही, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में।
डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल। ये भी बात बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की दोनों लाइनें लिखी हुई हैं और दोनों ही बातें बेटा सही हैं, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। फोर्थ आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। बहुत सिंपल, ये ट्रेंड दिए हुए हैं, ये आपको याद होने चाहिए। एनसीईआरटी का पेज नंबर 91 और 94, और इसमें हमें देखना है, देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ईएन इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पर। ठीक है बेटा, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। चलिए आगे चलेंगे। बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इनको, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये 2s2 है, ये 2s2 है, ये 2p1 है, ये 2p3 है, ये 2p4 है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी जनरली बढ़ती है, लेकिन s का फुलफिल्ड अपने नेबर से ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा होगी। ये हाफ फील्ड है बेटा, तो हाफ फील्ड भी अपने नेबर से ज्यादा स्टेबल है, तो यहां पर नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। तो अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर की बात करूंगा आयनाइजेशन एनर्जी की, तो सबसे ज्यादा n हो जाएगी इन चारों में, फिर बेटा O हो जाएगा, फिर बेरिलियम हो जाएगा और फिर बोरॉन हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप देख लीजिए बोरॉन आखिरी में किसमें है, या तो इसमें या तो इसमें, और ये होगा सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर बेरिलियम की। तो फोर्थ आंसर जो है 54 का फोर्थ, 54 का फोर्थ, 54 का क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको पढ़ चुके हैं और हम लोगों ने इसको ये रैपिड फायर वगैरह में भी किया हुआ है क्वेश्चन। ये देखिए आपको पूरा दिया हुआ है, बेरिलियम बोरॉन का जिक्र और नाइट्रोजन ऑक्सीजन का। ठीक है बेटा, तो आपको ये याद रखना है। चलिए पेज नंबर 88 है। The ionization enthalpy is expressed in unit of kilojoule per mole and always positive। बिल्कुल सही, अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाती है बेटा, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है ना। When an electron is added to a neutral gaseous atom to convert into a negative ion, the enthalpy change accompanying the process is defined as EGE, electron gain enthalpy। NCERT की लाइन है, कह रहा है आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन हमने जोड़ा तो वो A माइनस बन रहा है, तो जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है प्रोसेस में वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। बिल्कुल सही बात है बेटा, दोनों ही स्टेटमेंट एग्जैक्टली करेक्ट हैं, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ क्वेश्चन नंबर 55 में बेटा। ठीक है, आगे चलें। चलिए अब देखिए, ये वो लाइन है जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था कि एनसीईआरटी में आपको ये दिया हुआ है, देख लीजिए ध्यान से। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब एस प्लस पी ब्लॉक एलिमेंट, समझ पा रहे हो। तो अब इसमें ये नहीं करा जाता, एक एक करके थोड़ी नहीं देखा जाता है, एक एक करके देखना ही नहीं हमें, हमें ये देख लेना है किससे हम फैमिलियर हैं और जो हमारे लिए अब जैसे यहां पे एटॉमिक नंबर 30 है, तो 30 बेटा जिंक का होता है, हम लोग जानते हैं। तो ये तो आता नहीं एसपी में, तो पहला आंसर तो गलत हो गया, ऐसे करना होता है, समझ पा रहे हैं। अब ये देखो 58 बेटा, 58 आ रहा है, 58 किसका होता था, 58 से 71 लैंथेनॉइड्स, ये भी गलत हो गया। फिर से देखो 58 आ गया, समझ पा रहे हो ना, ये भी गलत हो गया। 3 ऑप्शन ऐसे ही गलत कर दिए हमने। ठीक है, कोई एक आपको ऐसा मिल जाएगा 4 सेट में जो दिया हुआ है, एक एटॉमिक नंबर ऐसा मिलेगा जिससे आप बहुत अच्छे से फैमिलियर होगे, है ना। अब जैसे ये किसका था, ये बोरॉन का था, ये एल्युमिनियम का था, ये आयोडीन का था, लेकिन ये जिंक का था, समझ पा रहे हो ना। जैसे ये सोडियम का था, लेकिन ये किसका था, सीरियम का था।
ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। अब हमारे पास बचा ये, देख लीजिए ध्यान से, समझ पा रहे हैं ना। अब ये 9 है मेरे पास, ये किसका हो गया, ये फ्लोरीन का हो गया, ठीक। और ये हो गया बोरॉन फैमिली का, गैलियम। ये हो गया आयोडीन, ये ग्रुप 1 का हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ चलिए, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, फोर्थ आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। फ्लोरीन हो गया, गैलियम हो गया, आयोडीन हो गया, ये एल्कली मेटल का नीचे वाला मेंबर हो गया, कौन सा हो गया वो भी देख लेते हैं, फ्रांसियम। ये देखो 3, 11, 19, 37, 55, 87 फ्रांसियम हो गया, ठीक है। तो फोर्थ आंसर बेटा इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 56 का। क्वेश्चन नंबर 56 का फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे, और आगे आ रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 57 बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या भी रहा है, द पी ब्लॉक एलिमेंट कंप्राइजेस टू इतना एंड टुगेदर विद एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। A plot of square root of nu against atomic number gave a straight line। बिल्कुल हेनरी मूजले ने ग्राफ दिया था, याद करिए, हेनरी मूजले सर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, और यहां से बात पता चली थी कि एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक मास की तुलना में, ठीक है भैया। क्या कह रहा है, 6 पीरियड कंटेन्स 32 एलिमेंट्स एंड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गोज 6s5 4f 5d and 6p orbitals in order of filling the 4f orbital begins with the सीरियम। भाई लेंथेनॉइड सीरीज जो है वो सीरियम से ही तो शुरू होती है, और ल्यूटेशियम 71 एटॉमिक नंबर पे खत्म होती है, और 4f इनल ट्रांजिशन सीरीज जो है वो ये कहलाती है। बताएं भाई, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 57 का भी बेटा फोर्थ हो जाएगा, 57 का भी क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा 57 का, देख सकते हैं सब लोग। चलिए, और ये देखिए दिया है, द 6 पीरियड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं इसमें इन ऑर्डर ऑफ फिलिंग 4f ऑर्बिटल, बिगिनिंग होता है सीरियम से और एंड होता है ल्यूटेशियम पे, ठीक, और लेंथेनॉइड सीरीज कहलाता है। और ये ग्राफ वाला है, और इससे पता क्या चला था, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट देन एटॉमिक मास। मैंने बात अभी आपको बताई है बेटा, पेज नंबर 78 और 81 की बातें थी दोनों। एलिमेंट एक्स वाई जेड है, एटॉमिक नंबर इनको दिए 33, 53 और 83, 33, 53 और 83। तो 33, 53 और 83 मेरे पास में है, ठीक है। तो इसमें अगर मैंने 18 हटाया तो ये सॉरी, हाँ 18 हटाए, फास्फोरस आ रहा है 15, तो ये 18 आर्सेनिक आ रहा होगा, ठीक है, ये मेटलॉइड होगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये मेटलॉइड हो जाएगा। और इसके बाद ये 35 हो रहा होगा, इसके ऊपर वाला 35 होगा, 35 मतलब ब्रोमीन, तो ब्रोमीन के नीचे ये आयोडीन होगा। आयोडीन जो है 53 वाला, तो 53 वाला नॉन मेटल हो गया बेटा, है ना। 33 वाला क्या हो गया, मेटलॉइड। मतलब एक्स जो है वो मेटलॉइड है, और जो वाई है वो नॉन मेटल है। तो पहले ही आंसर मिल गया, हमें पहले ही मिल गया, हमें आगे देखना ही नहीं पड़ा बेटा, समझ पा रहे हो ना। तो 83 जो है, अब देखो 86 होता है ग्रुप 18, 85 होता है ग्रुप 17, 84 होता है 16, 83 होगा ग्रुप 15। तो क्या होगा, ये 7, ये 15, ये 33, है ना, 51 और ये 83, 83 ये मेटल हो जाएगा बेटा,
है ना, तो यही हो गया बिस्मथ। तो आंसर नंबर पहला हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 58 का पहला। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। 53 आयोडीन, 33 आर्सेनिक जो मेटलॉइड है, और आयोडीन एक नॉन मेटल है, और ये बिस्मथ आ गया 83 एटॉमिक नंबर में। तो पहला आंसर इसका बेटा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं, और ये आप देख सकते हो, मैं दिखाना भी चाहता हूं आपसे। कहाँ गया, कहाँ गया, ये देखिए 33। ठीक है, ये देखिए आयोडीन, और ये देखिए बिस्मथ। ठीक है बेटा, चलिए। कंसीडर द फॉलोइंग, सिलेक्ट द ऑप्शन फॉर वंडरवाल रेडियाई। तो वंडरवाल रेडियाई जो है वो नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज के लिए होती है। किसके लिए होती है? नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज के लिए होती है। किसके लिए होती है? नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज के लिए। तो ये तो बेटा कोवैलेंट हो जाएगी, है ना, ये जो। अब ये जो सी है ना, इनके बीच में देखो ये बॉन्डिंग नहीं हो रही है, तो यही हो जाएगा, तो C/2 हो जाएगा। तो नॉन रिएक्टिंग यही थे ना, तो C/2 होना चाहिए बेटा, फोर्थ आंसर होना चाहिए। आप देख लीजिए, अगर बॉन्डेड आइटम है तो उसके लिए तो वंडरवाल रेडियाई होती नहीं, तो नॉन बॉन्डेड के लिए होती है। तो नॉन बॉन्डेड ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी? C, तो उसका आधा C/2 हो जाएगा। फोर्थ आंसर हो जाएगा 59 का। ठीक है, और देखिए लिखा भी हुआ है, being monoatomic या non-bonded radii values are very large. In fact, radii of noble gases should be compared with the not with covalent radii but with the van der Waals radii. यहाँ पर इन्होंने नोबल गैस के लिए लिखा है जो भी नॉन रिएक्टिंग होंगी। नॉन रिएक्टिंग कौन हो सकता है? जो मॉलिक्यूल्स स्टेबल हो गए हैं, है ना, वो नॉन रिएक्टिंग होंगे। पेज नंबर 86। तो इनके लिए क्या आएगा? वन डर वाल रेडियाई। क्वेश्चन नंबर 60, सडन लार्ज जंप बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट वुड बी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सडन लार्ज जंप, तो 3 से 4 में, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपको देखना है कौन नोबल गैस बन रहा है। आफ्टर रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन अगर Ng का बन रहा होगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, उसमें बहुत ज्यादा लार्ज जंप लगेगा। समझ पा रहे हो? तो इसमें नोबल गैस बनने के लिए तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो फर्स्ट और सेकंड में बहुत ज्यादा जंप लगेगा। तो यहाँ तो थर्ड और फोर्थ पूछा है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे देखो जो है वो, अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये बेटा जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये नोबल गैस बन रहा है, देखो ध्यान से। 3p1 हटा दो और 3s2 के 2 हटा दो, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे अगर, तो ये जो है नोबल गैस बन जाएगी। अब फिर यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में और एनर्जी लगेगी, तो यही जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पे नोबल गैस यही बन रहा है ना। अब बाकी ये तो 4 इलेक्ट्रॉन पे निकालने बन रहा है, तो ये फोर्थ और फिफ्थ में लार्जेस्ट जंप होगी, है ना, ये सेकंड और थर्ड में होगी। तो सेकंड आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए लार्ज जंप वाला, तो देखो जो पहली वैल्यू दी हो उससे नोबल गैस, उतने इलेक्ट्रॉन निकालने पे नोबल गैस कौन बन रहा है, तो नोबल गैस जो बन रहा है, अब उससे इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल होगा, एनर्जी बहुत ज्यादा लेगा वो, तो वही लार्ज जंप कहलाता है। ठीक है, तो सेकंड आंसर क्वेश्चन नंबर 60 के लिए जो है वो बेटा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ऑल द एक्टिनाइट्स आर सिंथेटिक, गलत बात है। रेडियो एक्टिव हो रहे हैं, वो रेडियो एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो रॉन्ग तो पहले ही हो गया सर। इन लैंथेनॉइड लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन 4f ऑर्बिटल। लैंथेनॉइड सीरीज की आइडेंटिटी, यूरेनियम ऑनवर्ड्स आर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, ठीक बात है। लैंथेनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, सही है। तो बेटा पहला हो गया इनकरेक्ट, बहुत सरल था, देख के ही सब लोगों ने कर लिया होगा ये सवाल। एक्टिनॉइड जो है बेटा, वो एक्टिनॉइड जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। तो यहां पे देखिए क्या लिखा है, एक्टिनॉइड्स एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव, मैनी ऑफ द एक्टिनॉइड एलिमेंट्स हैव बीन
मेड ओनली नैनोग्राम क्वांटिटी, ठीक है, तो इसका आंसर पहला हो गया बेटा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर पहला हो गया। देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्लियर हो गया? आगे चलें, आगे चलें भाई, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो CnS, तो ये पहले एक काम करते हैं, जो सेम ग्रुप वाले उनको हम नीचे लिख लेते हैं। अब लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सर क्या होती है, इंक्रीज होती है। ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती है सर। बोलिए भाई, ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो जो नाइट्रोजन है बेटा वो फास्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो रहा है, और जो फास्फोरस है वो सिलिकॉन से ज्यादा हो रहा है, और जो कार्बन है वो सिलिकॉन से ज्यादा है। तो ऑर्डर आपको यहाँ पे लगाना है। तो ऑर्डर अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पे सबसे कम हो जाएगा Si, इसके बाद P, P के बाद C, और C के बाद N। देख लीजिए ध्यान से, Si के बाद बेटा P, ठीक है भाई। N की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी P से ज्यादा होगी, C की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी Si से ज्यादा होगी, Si की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है P से कम होगी। तो यही तो ऑर्डर हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, SiPCN, तो SiPCN बेटा थर्ड आंसर में दिया हुआ है। SiPCN किस में दिया है, थर्ड आंसर में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। SiPCN किस में दिया है आपको, थर्ड आंसर में आपको दिया हुआ है, ठीक है। बोलो भाई, तो सबसे कम सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, और फिर उसके बाद कार्बन, फिर नाइट्रोजन। ये ऑर्डर EN का हो जाएगा। ये इसमें थर्ड आंसर हम लोग का है। क्वेश्चन नंबर, और ये देखिए ऑर्डर भी दिया है, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो सबसे कम कौन हुआ, सिलिकॉन, फिर कौन हुआ, फास्फोरस, फिर कार्बन, और फिर नाइट्रोजन। पेज नंबर 91 की टेबल आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चल रहे हैं। बेरिलियम इज वेरी सिमिलर टू एल्युमिनियम। हाँ, तो डायगोनल रिलेशनशिप की बात है, आयनिक पोटेंशियल के कारण ऐसा होता है, सेम आयनिक पोटेंशियल के कारण। तो हम जानते हैं सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, है ना। तो ये इसमें सिर्फ किसके किसके बारे में पूछ रहा है, बेरिलियम एल्युमिनियम के बारे में पूछ रहा है ना। तो ड्यू टू सेम आयनिक पोटेंशियल, मतलब चार्ज बाई साइज रेशियो, ठीक है। दे बिलोंग्स टू सेम ग्रुप, गलत बात है। सेम पीरियड, गलत बात है। साइज, गलत बात है। द रेशियो ऑफ देयर चार्ज टू साइज इज नियरली सेम, इसी को आयनिक पोटेंशियल बोल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह लिथियम मैग्नीशियम से सिमिलरिटी शो करता है, और बोरन सिलिकॉन से, ठीक है बेटा। चलिए आगे चल रहे हैं। इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा 63 का, और ये देखिए आपको दिया भी हुआ है। चार्ज अपॉन, ये देखिए चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के लिए जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है बेटा। नंबर ऑफ पीरियड आर 7, ठीक बात है। ग्रुप आर 18, ठीक बात है। तो जहां ए है उसको काट दो, तो ए वाला तो एक ही ऑप्शन में है। नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन अ पीरियड आर सेम, गलत बात है। पीरियड में तो वो अब जैसे कार्बन में 4 है, नाइट्रोजन में 5 है, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7 है ना। तो ये जो ग्रुप में है वो सेम होता है, पीरियड में थोड़ी नहीं सेम होता है, तो गलत हो गया।
थर्ड बी ग्रुप कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, बिल्कुल सही, 32 एलिमेंट्स होते हैं, कई बार बताया है, ये भी सही है। लैंथेनॉइड्स आर एक्टेनॉइड्स प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, ग्रुप थर्ड में ही आते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो बेटा कौन सा, ओनली बी, सेकेंड आंसर के साथ हम लोग चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 में सेकेंड आंसर के साथ हम लोग चले जाएंगे, ठीक है ना। इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 64 जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऐसा क्यों है ये आपको समझ में आ गया होगा, एक एक हमने आपको जो ए बी सी डी एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया। चलिए इसके बाद हम बात कर रहे हैं, और ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 65, आयनिक रेडियाई के बारे में आपसे बात कर रहा है। तो आयनिक रेडियाई जो है, यहां लिखा है लेस देन एटॉमिक रेडियाई ऑफ पेरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। अब जरा ध्यान से समझो, जैसे Cl है मेरे पास में, अब इसकी आयनिक रेडियाई Cl माइनस है, तो Cl माइनस का साइज तो बड़ा होगा ना Cl से, तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट, इसमें लेस देन लिखा है, गलत हो गया बेटा, है ना। यहाँ ग्रेटर देन होना चाहिए, देखो लिखा है ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियाई ऑफ पेरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, है ना। तो फोर्थ आंसर करेक्ट होना चाहिए था, यहां लेस दिया है तो फोर्थ हो जाएगा। लेकिन और ऑप्शन देखते हैं, ग्रेटर देन द एटॉमिक रेडियाई ऑफ पेरेंट एलिमेंट इन जनरल, तो जनरली ये कोई जरूरी नहीं है, अब वो डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रोनिगेटिव है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर होता तो अगर हम उसका जैसे K और K प्लस है तो K का साइज बड़ा हो जाएगा K प्लस से, है ना। और जैसे मैंने बोला Cl है और Cl माइनस है तो Cl माइनस का साइज बड़ा हो जाएगा, तो ये कोई जरूरी नहीं है ना, कि आयनिक रेडियस हमेशा ग्रेटर हो। देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव के केस में गया, तो यहाँ पे ये लिखना चाहिए इनको, ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियाई ऑफ पेरेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे K है, तो K और K प्लस में क्या, K प्लस का साइज ज्यादा होता है, गलत हो गई बात बेटा, गलत हो गई ना। तो यहां पे फोर्थ आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्या कह रहा है, ग्रेटर देन द एटॉमिक रेडियाई ऑफ पेरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, मतलब जैसे Cl है तो Cl की एटॉमिक रेडियाई Cl माइनस है, तो उसके लिए जो आयनिक रेडियाई ज्यादा हो गई ना, तो बस यही कह रहा है, फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा 65 में। और देखिए लिखा भी हुआ है, आयनिक रेडियाई एग्जिबिट द सेम ट्रेंड एट एटॉमिक रेडियाई, अ कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, ठीक है ना, एंड द साइज ऑफ एनायन विल बी लार्जर देन दैट ऑफ द पेरेंट एटम। देख लीजिए ध्यान से, और यहां पे देखिए एनायन के बारे में बात भी है, फ्लोराइड आयन की रेडियस इतनी दी हुई है ना, जबकि एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन आपको ये कम दी हुई है, 64 pm है, और ये कितना है 136। तो एनायन का जो साइज है वो ज्यादा है पेरेंट एटम से, और जबकि हम जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की बात करते हैं तो उल्टा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम इतनी है, अब इसका जो कैटायन होगा उसकी रेडियस कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए, और याद भी रखिएगा पेरेंट एटम का साइज अपने कैटायन से ज्यादा होता है, कैटायन के साइज से ज्यादा होता है, और एनायन के साइज से कम होता है। आइडेंटिफाई द प्रोसेस विच आर एंडोथर्मिक इन, एंडोथर्मिक है कि नहीं है ये आपको बताना है सवाल में। तो आइए देख लेते हैं बेटा हम लोग। तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है बेटा, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, EGE इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब एक माइनस में दूसरा माइनस ऐड कर रहे हैं, एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी बेटा, एंडोथर्मिक। अब ऑक्सीजन एटम में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब भी ऐड करेंगे तो वो एंडोथर्मिक है, ठीक है ना, क्योंकि O माइनस पहले बनेगा, फिर O माइनस में फिर से इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 2 माइनस आएंगे तो रिपल्सन होगा, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये फास्फोरस देखिए कह रहा है फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, तो ये भी बेटा एक्सोथर्मिक है, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पे एंडोथर्मिक क्या होगा, सेकेंड और थर्ड हो जाएगा, खाली सेकेंड और थर्ड हो जाएगा। तो सेकेंड आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया है 66 का। और देखिए वही सारी बातें इसमें दी हुई है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपरली इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। तो यहां पर Al3 प्लस
Mg2 प्लस Na प्लस F माइनस दिया हुआ है, तो जो साइज का ऑर्डर होगा वो एनायन वाले का ज्यादा हो जाएगा साइज। F माइनस फिर Na प्लस फिर Mg2 प्लस फिर Al3 प्लस। तो पहला तो बेटा सही दिया हुआ है, आयनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर। आइए देख लेते हैं, BCNO आता है, लेकिन ये 2p3 है, ये 2p4 है बेटा, ये 2p2 है, ये 2p1 है। लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन ये हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड के लिए आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज्यादा ऑक्सीजन से। फिर कार्बन फिर बोरॉन, तो सबसे कम बोरॉन फिर कार्बन, तो ये भी बेटा सही है। निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी IBr गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। Cl की सबसे ज्यादा निगेटिव होगी, फिर F की, फिर Br की और फिर I की। तो बेटा तीसरा जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, तीसरा जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मेटेलिक रेडियस ऊपर से नीचे जाने पे नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है, तो रेडियस तो बढ़ेगी, ये भी सही है। तो तीसरा आंसर इसका जो है, तीसरा आंसर वो प्रॉपर्टी के हिसाब से नहीं लिखा है बेटा। ये देखिए दिया हुआ FCl Bri, देखिए ध्यान से, सबसे ज्यादा निगेटिव कौन? Cl, और सबसे कम कौन? I। इसमें क्या था, सबसे ज्यादा निगेटिव किसको बोल रहे थे? I को, गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 68, मैक्सिमम पॉजिटिव एंड मिनिमम पॉजिटिव EGE रिस्पेक्टिवली अमंग द नोबल गैसेस। देखिए हीलियम और नियॉन, ये आपको याद रखना होता है। हमने कहा था हीलियम के लिए लीस्ट पॉजिटिव EGE होती है नोबल गैसेस में, लीस्ट पॉजिटिव EGE इन नोबल गैसेस, और इसके लिए मोस्ट पॉजिटिव होती है इन नोबल गैसेस। अगर हम देखेंगे यहां पर, तो इसके लिए होती है 48, इसकी वैल्यू क्या है? 48 है बेटा, किलो जूल पर मोल। इसके लिए होती है 116 किलो जूल पर मोल। तो आंसर तो मेरा हीलियम और नियॉन से आ गया, तीसरा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। देख लीजिए ध्यान से, एक मिनट, तीसरा नहीं है, तीसरा नहीं है। हाँ, क्या कह रहा है? अच्छा, मोस्ट पॉजिटिव, तो नियॉन पहले आएगा ना, हम लोगों ने हीलियम पहले लगा दिया। मोस्ट पॉजिटिव कह रहा है ना, मैक्सिमम पॉजिटिव, तो मैक्सिमम पॉजिटिव तो नियॉन की है ना, तो फोर्थ आंसर होगा बेटा, फोर्थ आंसर होगा, फोर्थ आंसर। एंड मिनिमम पॉजिटिव किसका हो जाएगा? हीलियम का। तो फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पे एक क्वेश्चन और आता है बेटा, कौन सी नोबल गैस है जिनके लिए EGE वैल्यू सेम होती है? तो याद रखना, आर्गन और क्रिप्टॉन, ये दो गैसेस हैं जिनके लिए सेम EGE वैल्यू होती है। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो इसका बेटा 68 जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 68 का फोर्थ आंसर हो जाएगा, ठीक है, 68 का फोर्थ आंसर हो जाएगा। तो यहां तक बेटा आपने डिस्कशन हमारे साथ देखा, उम्मीद है बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी, आपके जो डाउट्स हैं वो दूर हो गए होंगे, और तमाम सारी बातें आपने सीखी होंगी। ठीक है बेटा, तो अब इसके आगे का डिस्कशन लेकर रिस्पेक्टेड कोमल मैम आपके साथ हैं, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये डिस्कशन कैसा लगा, जरूर अपना ओपिनियन दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 58 तक किया स्वप्निल सर के साथ, और 59 से हम आपको कराएंगे केमिस्ट्री पोर्शन का डिस्कशन, जिसमें दी गई है IUPAC नोमेनक्लेचर। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, एक कंपाउंड आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पर क्या करना है, दो आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं। जो भी हमारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा, हम वहां से नंबरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। और सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पर? COOH, तो नंबरिंग हम यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। आप चाहो तो ऊपर की ओर भी जा सकते थे। इसका मतलब 5 कार्बन की पेरेंट चेन है, और ये OH और CH3 एज अ प्रीफिक्स लिखे जाएंगे, आगे लिखे जाएंगे। इसका मतलब है 5 कार्बन की चेन, ये हो गया पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है हमारे पास, तो पेंटेन। और हमारे पास लगा है ओइक एसिड, तो पेंटेनोइक एसिड।
अब मेरे पास बचा क्या, मेरे पास मिथाइल और हाइड्रोक्सी बचे हैं जिनको हम अल्फाबेटिकल अरेंज करने वाले हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारा 3 हाइड्रोक्सी, थर्ड पे लगा है मेरा OH ग्रुप, तो 3 हाइड्रोक्सी, और फोर्थ पे लगा है हमारा एक ब्रांच मिथाइल की, तो 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, और ये ऑप्शन दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर थर्ड में। अब यहाँ पर देखें कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको अगर आप एनसीईआरटी से मैच कराना चाहें तो एनसीईआरटी में 11th की सेकेंड पार्ट 266 पेज, जिसमें आपको प्रायोरिटी बताई गई है फंक्शनल ग्रुप की कि किसको हम सीनियर मानेंगे और किसको हम जूनियर मानने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 70, तो यहाँ पर फिर से बेटा मेरे पास एल्डिहाइड ग्रुप दिया गया है और सीओएच ग्रुप। तो सीओएच ग्रुप क्या होता है बेटा, चेन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, मतलब जहां भी सीओएच ग्रुप लगा होता है हम नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं, और अगर नंबरिंग हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं तो देखते हैं ये आया 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखो, अगर आपने सीएचओ को काउंट किया तो आप ऑक्सो लिखेंगे, अगर सीएचओ को काउंट नहीं किया तो आपको फॉर्मूल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखें तो 70 में क्या दिया गया है, 70 में काउंट करके यहाँ पर ऑक्सो लिखा हुआ है, इसका मतलब है हम यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर 5th पे आ गया मिथाइल और एक आ गया सेकेंड पे मिथाइल, 2, 5 डाई मिथाइल, और 6 पे आ गया क्योंकि काउंट कर लिया है हमने, तो 6 पे आ गया ऑक्सो। टोटल हमारे पास 6 कार्बन, हेक्स 3 पे हमारा ईन है और ओइक एसिड है, तो 2, 5 डाइमिथाइल 6 ऑक्सो हेक्स 3 इनोइक एसिड, ये हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन जाएगा करेक्ट ऑप्शन में। फिर से प्रायोरिटी ऑर्डर से आप रेफरेंस ले सकते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है एक कंपाउंड जिसमें आपको पूछा जा रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ये आपको लिखा हुआ है। आपको पता है कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन ये कैसा होता है, sp2 होता है। लेकिन बेटा जी जो कार्बन दोनों तरफ से डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो वो लीनियर होता है, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। जैसे आप देखते हैं CO2 भी, CO2 में ये कार्बन कैसा, ये sp होता है, लीनियर होता है, दोनों तरफ से डबल बॉन्ड से इसकी सारी वैलेंसी जुड़ी। ये फिर से बेटा जी sp2 और ये sp3, तो देखिए मैच करिए कहाँ दिया गया है, sp2 sp sp2 एंड sp3 इज गिवन इन थर्ड ऑप्शन। और अगर आप रेफरेंस लेना चाहें तो बेटा मेरे पास ये प्रॉब्लम नंबर 8.3 दी गई है एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी में आप जाएंगे 257 पेज एनसीईआरटी सेकेंड पार्ट में, तो आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे वहां पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, जिसमें आपको उल्टा पूछा गया, इन्होंने नाम बता दिया और आपसे पूछ रहा है कि स्ट्रक्चर बनाइए। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा जी लिखा हुआ है 4 मेथाइल पेंट 2 इनल। देखो पेंट मतलब 5 कार्बन बेटा, 1 2 3 4 5, 2 पे इन लगा है, 2 पे इन, और इनल का मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। 4 पे मिथाइल, तो 1 2 3 4, ये 4 पे हमारा हो गया एक और मिथाइल, ये आपको देखना है कहाँ दिया गया है। तो CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO गिवन इन फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो चलते हैं आगे। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन एथाइलिन मॉलिक्यूल इज रिस्पेक्टिवली। तो बेटा जी एथाइलिन हम बोलते हैं एथिलीन को, मतलब कि मेरे पास है C डबल बॉन्ड C और ये H और ये CH2 को बोलते हैं हम एथाइलिन। तो देखो एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा और पांचवा सिग्मा, 5 सिग्मा और एक पाई, 5 सिग्मा और एक पाई के साथ हम जाएंगे आंसर नंबर सेकंड की तरफ, तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन बेटा दिया गया है फिर से 8.1 8.2 और 8.3 में। फिर से दिए गए हैं आपके पास दो स्टेटमेंट, पहला है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। ये तो कोई कंपाउंड दिया गया, अगर आईयूपीएसी नेम करें तो लोवेस्ट लुकिंग रूल को हम फॉलो करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा बड़ा फंक्शनल ग्रुप नहीं दिया गया, तो हो जाएगा 1 क्लोरो 2, 4 नाइट्रो बेंजीन। ओके ये दिया गया पहले 1 क्लोरो 2, 4 डाई नाइट्रो बेंजीन, बिल्कुल ठीक है, स्टेट नंबर 1 इज करेक्ट। सेकंड का फिर से पूछ रहा है कि क्या होगा नाम, तो बेटा यहाँ पर देखो ये एनिलीन है, 1
2 3 4 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन, ये भी सही है। इसका मतलब यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर देखो एग्जैक्ट जो क्वेश्चन लिया गया वो हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स थे। एग्जाम्पल में दोनों क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन को मिला के हमने स्टेटमेंट बनाया। बेटा एक मैचिंग टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराना है। कॉलम 1 में स्ट्रक्चर दिए गए और उनके करस्पॉन्डिंग ग्रुप्स दिए गए। तो एसिडिक एसिड COOH दिख रहा है बेटा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये बेटा जी RCOOR, 3 ऑक्सीजन आपको कंटिन्यूअसली दिख रहा है, ये एनहाइड्राइड में देखने को मिलता है। RCOX ये एसिड हैलाइड या एसाइल हैलाइड कहलाता है और RCONH2 ये कहलाता है अमाइड। ये हमारी मैचिंग है। तो ए का है 2। तो देखिए बेटा अगर स्मार्ट वर्क करें तो एक ही ऑप्शन दिया गया है, एक का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ये देखिए हमारे पास पूरा ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 267 में दिया गया है, जिसमें आपको ये 11 का सेकंड पार्ट है 267 में, जिसमें आपको करस्पॉन्डिंग फंक्शनल ग्रुप और उनके नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 76, जिसमें एक स्ट्रक्चर बना है और इसका आईयूपीएसी नेम दिया गया है। हमसे पूछा गया है कि इसका क्या होगा करेक्ट नेम। तो देखते बेटा यहाँ पर 1 2 क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है, 3 और देखो 3 यहाँ पर CS2 कंटिन्यूअसली लगे है, मतलब 4 5 6 तो इधर ही है 7, तो 7 पर OH ग्रुप मतलब 7 हाइड्रोक्सी, टोटल हो गए 7, तो हेप्टेन और 2 पे लगा है हमारा कीटोन तो 2 ओन, मतलब नाम तो एकदम सही है। दूसरा कह रहा है कि 2 ऑक्सोहेप्टेन 7 ऑल, मतलब कि उन्होंने नंबरिंग OH से शुरू की, कहा ये सही है। नहीं बेटा जी, अगर मेरे पास 2 फंक्शनल ग्रुप हैं तो दोनों में से जो सीनियर होता है उसको हम प्रायोरिटी देते हैं। नंबरिंग करते समय हम कोशिश करते हैं वो पहले आए जो सीनियर है। इस तरह से कीटोन को हम प्रायोरिटी देंगे और नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से कीटोन पास में आए, तो हम नंबरिंग करेंगे यहां से। तो ये गलत हो गया, पहला सही दूसरा गलत, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है कि कहां से हम नंबरिंग करेंगे, एज इट इज यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया बेटा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन से लिया गया है ये। इन द गिवन कंपाउंड द नंबर ऑफ 2 डिग्री एटम इज, लिखा है 2 डिग्री एटम कितने हैं इसमें। तो बेटा यहाँ पर देखिए ये CH3 का थ्राइस का CH3 का मतलब यहाँ पर एक CH3 लगा हुआ है ना, ये यहाँ पर लगा हुआ है और ये यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये दोनों कार्बन तो 3 डिग्री हो गए, हमें दिख जरूर है 2 डिग्री पर CH3 इसी पे है, तो एक ये कार्बन है जो 2 डिग्री है, बाकी ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। इसका मतलब है कि 2 डिग्री तो मेरे पास सिर्फ एक ही है। 2 डिग्री कार्बन ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली दो जगह से कार्बन से जुड़ा हो, दो तरफ से कार्बन से जुड़ा हो। बेटा क्वेश्चन नंबर 78 में दिया गया है आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पहचानना है। तो कई सारे स्ट्रक्चर बने हैं जिसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, चलिए देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर है जिसमें बेटा 3 COH ग्रुप दिया गया और आपने पढ़ा हुआ है कि अगर 3 COH ग्रुप हमारी पेरेंट चेन से अटैच है तो किसी भी COH का कार्बन हम काउंट नहीं करते। इसका मतलब 1 2 3 सिर्फ प्रोपेन हम गिनेंगे एज अ पीसी, एज अ पेरेंट चेन, और इन तीनों ग्रुप को हम नंबरिंग के साथ लिखेंगे एज अ सफिक्स और पूरा नाम देंगे क्योंकि कार्बन काउंट नहीं किया गया है। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 2 OH ग्रुप दिया गया है तो 1 2 3 चाहे जिधर से गिनिए बराबर से है, तो प्रोपेन 1 3 डाइऑल, ये भी सही है। यहाँ पर बेटा फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट आया कि CN 3 बार अटैच है तो हम किसी भी CN का कार्बन काउंट नहीं करेंगे, तो 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल ये होना चाहिए, बट यहाँ लिखा क्या है, साइनो लिखा है, ये गलत है। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट हमारा थर्ड वाला। लास्ट वाला बेटा जी साइक्लोप्रोपाइल की ब्रांच लगी है तो 1 2 3 4, तो 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, ये भी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे, जहां पर आपसे पूछा जा रहा है फिर से रॉन्ग आईयूपीएसी नेमिंग। तो पहला हमारा ईस्टर दिया गया बेटा जी, तो ईस्टर की नेमिंग करते हैं हम एल्काइल एल्केनोइड, और एल्काइल वो पोर्शन होता है जो ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ा होता है। तो यहाँ पर देखें एथाइल ब्यूटेनोइड, तो 1 2 3 4 ये तो ब्यूटेनोइड हो गया और ये 2 कार्बन है, एथाइल ब्यूटेनोइड सही है। यहाँ पर देखें बेटा तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो 3 मिथाइल ब्यूटेनल, ये भी सही है। यहाँ देखें बेटा तो OH इधर है तो 1 2 3 4, तो हमारा 3 पे मिथाइल और हमारा 3 पे मिथाइल
एंड 2 पे ब्यूटेनॉल होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोकेशन गलत दी गई है, तो हमारा यही वाला हो जाएगा सही आंसर। तो थर्ड विल बी द आंसर। लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं बेटा। यहाँ देखें, कीटोन को इधर से करेंगे तो भी 3 पे आ रहा है, इधर से नंबरिंग करें तो भी 3 पे आ रहा है, लेकिन इधर से नंबरिंग करने पे मिथाइल का भी भला हो रहा है, मिथाइल को भी लोकेशन लीस्ट मिल जाएगी। तो 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल 3 पेंटेनॉल, बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, इसी से रिलेटेड थे हमारे ये क्वेश्चन। यहाँ पर द करेक्ट ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। हमें पता है बेटा जी, सबसे ऊपर आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, देन हमारा आ जाता है ईस्टर, फिर आ जाता है हमारा COAX ग्रुप, CONH2 ग्रुप, फिर आता है हमारा साइनो, देन आइसो, और फिर हमारा एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन अल्कोहल, देन थायो अल्कोहल और अमीन। ये हमारा एक प्रायोरिटी ऑर्डर है जिसमें हमने मोस्टली ग्रुप्स को रखा है। यहाँ पर कितने दिए गए हैं? सबसे पहले COH रखा है, देन SO3H रखा हुआ है आपके पास। इनमें से अब दिया गया है अमाइड। हाँ, अमाइड पहले आता है एल्डिहाइड के। इसका मतलब है मेरे पास जो सीक्वेंसिंग है दैट विल बी द सेकेंड आंसर, जिसमें करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी दे रखा है। और आप यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर एनसीईआरटी में दिया गया है, विच इज इन 11 की सेकेंड पार्ट 266 नंबर पेज नंबर। फिर से एक क्वेश्चन है आपके सामने, दिया गया है कि करेक्ट आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो बेटा यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा बड़ा ग्रुप दिया गया है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 एंड 6। तो 4 पे फॉर्मिल और 2 पे ऑक्सो, है ना। तो हम एनसीईआरटी में देखें तो अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग लिखे, तो 4 पे फॉर्मिल, 2 पे ऑक्सो, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरा नाम लिखेंगे। तो देखिए कहां पर है, 4 पे फॉर्मिल, 2 पे ऑक्सो, साइक्लोहेक्सेन, सॉरी 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरा आंसर हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी में आपके 265 पेज में दिया गया है साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करने का तरीका। साइनोबेंजीन हैज, आपके पास पूछा जा रहा है कि साइनोबेंजीन जो स्ट्रक्चर है उसमें कितना सिग्मा और कितना पाई होगा। तो साइनोबेंजीन के स्ट्रक्चर में हम कैलकुलेट करते हैं सिग्मा और पाई। चलो देखते हैं साइनोबेंजीन। बेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि बेंजीन पे हमारा CN लगा है और C में भी ट्रिपल बॉन्ड N होता है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी H होगा, H होगा, H होगा, H होगा और यहाँ पर भी H होगा। आपको यहाँ सिग्मा और पाई कैलकुलेट करना है, चलिए करते हैं। बेटा एक सिग्मा, दो, यहाँ पर 2 सिग्मा, ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। हमारे पास 13 सिग्मा है। और पाई की बात करें बेटा तो 2 पाई यहाँ पर हो गए और 1 2 3 पाई इधर हो गए, तो 5 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, 13 सिग्मा और 5 पाई। सिग्मा पाई कैलकुलेशन दी गई एनसीईआरटी 257 पेज नंबर पे। लिखा है कि एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की, आपको बताना है कि किसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ना इसके अकॉर्डिंग होगा, किसके। तो हम ऑप्शन नहीं देखें, हम अपने आप से करें। कह रहा है sp3, मतलब sp3 का मतलब है हमारा कार्बन कि चारों हाथ क्या होंगी, चारों वैलेंसी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी होंगी। देन sp मतलब कि डबल बॉन्ड, देन sp3 इसका मतलब फिर से हमारा सिंपल है, और फिर से sp2 मतलब फिर से डबल बॉन्ड एंड देन sp मतलब ट्रिपल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये हो जाएगा हमारे पास। मैच करते हैं बेटा, ये कहां पर है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देन CH2 और फिर से CH डबल बॉन्ड CH और फिर से sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये दिया गया हमारे फोर्थ ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 84 के लिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, और पूछा गया कितने 1 डिग्री कार्बन के हाइड्रोजन और कितने 2 डिग्री, कितने 3 डिग्री। चलिए देखते हैं यहाँ पर बेटा ये देखिए 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, 1 डिग्री। इसका मतलब 1 डिग्री कार्बन की बात करें तो 4 और 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें तो 12, तो 12 तो 1 डिग्री। ये हो गए बेटा जी मेरे पास 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन कार्बन, तो 2 हो गए, 2 है मेरे पास 2 डिग्री के कार्बन, और टोटल 2 हाइड्रोजन भी 2 डिग्री के हाइड्रोजन है। चलिए मैच करते, कहते हैं 12 है 1 डिग्री हाइड्रोजन, बात ठीक है, और कह रहे हैं 1 है 3 डिग्री हाइड्रोजन, नहीं बेटा 2 है, ये गलत है। 2 है 2 डिग्री के, 2 डिग्री तो है ही नहीं बेटा यहाँ पर, 3 और 1 है। 2 है 3 डिग्री हाइड्रोजन ओनली, नहीं बेटा केवल 3 डिग्री हाइड्रोजन नहीं है, साथ में 1 डिग्री भी है।
12 1 डिग्री एंड 2 3 डिग्री। हाँ, ये कॉम्बिनेशन एकदम करेक्ट बैठता है जैसा कि हमने निकाला। यहाँ पर डिग्रियां दी गई हैं कि कितनी 1 डिग्री 2 डिग्री है, ये मॉडिफाई करके क्वेश्चन बनाया गया। फिर से आया बेटा एक आंसर देना है आपको 85 नंबर क्वेश्चन का, जिसमें एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड। हमें पता है कि जब कभी डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम टर्मिनल सेम पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हो, सिर्फ उस केस में हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, वरना जो पहले आ जाए बॉन्ड हम उसी से नंबरिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 4 methyl hex 4 इन एंड 1 आइन, तो 4 methyl hex 4 इन एंड 1 आइन, हमारा जाएगा आंसर थर्ड। 86 में मैचिंग दी गई बेटा, तो 86 में मैचिंग देखिए, पहला है टोटल कितने ये ब्रांचेस दी गई है, एक कार्बन और इधर ट्वाइस है मतलब दो, तीन कार्बन में ब्रांच्ड है, इसका मतलब ये हो गया आइसोप्रोपाइल, है ना। ये स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो ये ऐसे बन गया बेटा आइसोप्रोपाइल, ये हो गया हमारा आइसोप्रोपाइल, यही लिखा हुआ है। 3 और 4 मतलब 4 है और एक ही कार्बन पे 3 कार्बन का लगा होना, मतलब कि टर्सरी ब्यूटाइल दिया गया है। फिर से बेटा जी CH पे एक CH3 लगा है, मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल है, और आपका बचा मेरे पास 3 1 4 1 5, ये दिया गया है नियोपेंटाइल। तो मैचिंग देखिए, A का मैच कर रहा है फोर्थ के साथ, B का मैच कर रहा है थर्ड के साथ, तो B का एक ही जगह मैच किया थर्ड के साथ, C का मैच कर रहा है 1 के साथ और D का मैच कर रहा है 2 के साथ, मतलब D विल बी द आंसर। तो यहाँ पर हमारे पास एनसीईआरटी में 263 पेज पे सभी अल्काइल्स के बारे में गिवन भी है। बेटा जी मैच करना है, कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं उनकी प्रॉपर्टीज के साथ। जैसे पहला वाला है एक हमारे पास साइक्लोहेक्सेन, ये कैसा होता है बेटा, ये होमोसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक भी है और सैचुरेटेड भी है, तो पहला वाला बिल्कुल ठीक है, पहले के साथ मैच है। ये बेंजीन रिंग बनी बेटा जी, ये हमको पता है कि होमोसाइक्लिक तो होती है बट साथ ही एरोमेटिक और अनसैचुरेटेड होती है। ये क्या दिया गया बेटा, ये हेटेरोसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक, और ये अनसैचुरेटेड ओपन चेन है जिसको असाइक्लिक भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए मैच विद फर्स्ट एक ही में है, बी का फोर्थ के साथ, सी का थर्ड के साथ एंड डी का सेकंड के साथ, सेकंड विल बी द आंसर। फिर से हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें बोला गया है कि एक बेंजीन रिंग है और कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स है। आपको पता है कि जब एल्केन के पास कोई फंक्शनल ग्रुप हो और बेंजीन के साथ लगा हो, तो उस एल्केन पोर्शन को ही हम पेरेंट चेन मानते हैं और फिनाइल एज अ ब्रांच हमें कंसीडर करनी होती है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 अल्फाबेटिकली लिखना बेटा, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 फिनाइल और टोटल 5 कार्बन है पेंटेन, और ये दिया गया हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड पे। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 फिनाइल पेंटेन, ये देखिए दिए भी गए हैं यहाँ पर बस ब्रोमीन को क्लोरीन से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके मॉडिफाई किया गया है क्वेश्चंस। नेक्स्ट है बेटा जी फिर से आईयूपीएसी नाम, तो पहले देखो ये फंक्शनल ग्रुप क्या बेटा, CON, ये अमाइड है, और अमाइड की नेमिंग कैसे करते हैं हम, N पे जो ब्रांच है उसी को, और जो CO है उसी को हम एज अ PC मानते हैं, जो CO से जुड़ी चेन है वही हमारी मेन चेन होती है। तो एक ही कार्बन है मतलब मिथेनामाइड, N पे है डाइमिथाइल और एक कार्बन है मिथेनामाइड, तो N, डाइमिथाइल मिथेनामाइड। लास्ट क्वेश्चन बेटा जी, और आपसे पूछा गया है एक स्ट्रक्चर बना के, यहाँ पर सभी सब्स्टिट्यूएंट है, कोई बड़ा ग्रुप नहीं, तो लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करते हुए 1 2 3 4, 4 पे है मिथाइल, 1 पे क्लोरो, तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे 1 पे क्लोरो, फिर 4 पे मिथाइल, 2 पे नाइट्रो, पहले M आता है देन N आता है, तो 1 पे क्लोरो 4 पे मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन, ये रहा। और ये बेटा एज इट इज आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया भी गया है, जिसमें 1 क्लोरो सिर्फ यहाँ पर क्लोरो और नाइट्रो को रिप्लेस किया गया है, 1 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। तो मुझे लगता है केमिस्ट्री बहुत इजी थी, इवन आईयूपीएससी जो हमने डिस्कस किया बहुत ही आसान से क्वेश्चन दिखे मुझे, और आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। थैंक यू सो मच।